एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशंस के बाद अब हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक है ये आपके कोर्स के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मतलब इसका आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज़ है, वो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका है। और मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है कई बार। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि प्रैक्टिकलिटी तक पहुँचने के लिए जो पहला कदम है वो थ्योरी ही होता है। तो थ्योरी आपका पहला स्टेप ही है, आपको इसे उठाना ही होगा। चाहे कड़वी दवाई समझ के इसे पियो, लेकिन है ये दवाई जो असर करेगी अपना, और फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प होगी इससे। तो शुरुआत करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस तभी होता है जब वो तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। वो तीन प्रॉपर्टीज हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज पे खरा उतरता है, या इन तीनों ये तीनों उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस रिलेशन को कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो देखो जरा, मैंने ऊपर एक रिलेशन लिया हुआ है, मैं आपको साथ साथ ही एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक रिलेशन लिया ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब आपको पता है कि जो इसकी मैपिंग होगी वो ए टू ए होगी, ये इसकी मैपिंग होगी। अच्छा, अब ये रिलेशन को मैंने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल देना था। बाकी जब हम क्वेश्चंस आगे लेंगे, आपको पता है यहाँ पर हैं, तो हर तरह के डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले अब मुझे ये चेक करना है कि जो ये आर रिलेशन है ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो उसके लिए मुझे तीनों प्रॉपर्टीज इस पर टेस्ट करनी होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जितने भी इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, अगर ये अपने आप से ही रिलेटेड हों तो उस रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान होगा हम रिलेशंस में एरो डायग्राम बनाते थे। तो जब मैं एक रफली एरो डायग्राम इसका बनाऊं, तो पहले सेट में 1 2 3 4 5, क्योंकि ऑन सेट ए बोला है तो दूसरे में भी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर आप ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से देखोगे 1 1 का ये मतलब हुआ कि पहले वाले सेट का वन एलिमेंट दूसरे सेट के वन से रिलेशन बना रहा है। अच्छा, इसके अंदर 2 2, उसके बाद ये देखो 3 3, ये भी इससे बना रहा है, और 4 4 भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, और 5 5। तो अगर किसी भी रिलेशन में उसके सारे एलिमेंट्स अगर अपने आप से रिलेशन बना रहे हों, अपने आप से रिलेटेड हों, तो उस रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। यानी कि अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसके पांचों एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 अपने आप से लिंक है। 1 1 से लिंक है, 2 2 से लिंक है, 3 3 से लिंक है, 4 4 से लिंक है, और 5 5 से लिंक है, अपने आप से लिंक्ड हैं। तो इसलिए इस रिलेशन को कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड ये हटाता हूँ और आपको बताता हूँ अब जो मैथमेटिकली जो लिखने का तरीका है वो हम इस तरह से लिखते हैं कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी हमारा सेट होगा। मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट, जो सेट उन्होंने हमें दिया, जैसे कि यहाँ पे सेट ए था, तो मैं जरा ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग हटाता हूँ। जो यहाँ पे हमें सेट ए दिया था, अगर इसके सारे एलिमेंट्स को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दूं, तो स्मॉल ए अपने आप से ही अगर रिलेट करे, यानी कि उसके अंदर ए प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये इसके अंदर प्रेजेंट था ना। तो अगर ऐसा हो, किसके लिए, याद है ये वाला सिंबल, ये फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता था, या फॉर एवरी भी कहता है कहीं कई लोग, मतलब इसको फॉर ऑल बोलते हैं, कहीं फॉर एवरी बोलते हैं, जो मीनिंग बैठता है वो सेम ही बैठता है। यानी कि ए सेट का हर एलिमेंट अपने आप से अगर रिलेशन बना रहा है तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इस तरह से जो मैंने लिख के दिखाया, इस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीका है। एक और तरीका है इसको प्रेजेंट करने का जो ज़्यादा आसान है समझने के लिहाज से। दूसरा तरीका कैसा है लिखने का, कि हम ऐसे लिखते हैं, इफ A is related to A for all A belongs to कैपिटल है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई। दैट्स वाई मैंने आपसे जो इसका पहला पार्ट था लेक्चर का, उसमें कहा था कि आपको 11th का जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है और सेट्स है अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यही सारे चक्कर हैं। अब यहाँ पे ये थ्योरी वाली जो चीज़ें लिखूंगा, अगर आपको 11th नहीं आती होगी तो ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तभी कहा था। अब देखो पढ़ बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। जो ब्लू कलर में मैंने ये डेफिनेशन लिखी है और ऑरेंज में लिखी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही मीनिंग है। यहाँ पे बस मैंने रिश्ता ऐसे बना दिया कि 1 1 रिलेशन के अंदर अगर आ रहा हो, ऐसे ही 2 2 आ रहा हो,
3 3 आ रहा हो, 4 4 आ रहा हो और 5 5 आ रहा हो, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और बता दिया कि ए कौन सा होगा, जो सेट आप हमें देंगे उसके एलिमेंट्स को मैं ए कह रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और दूसरी जगह जो मैंने ऑरेंज कलर में डेफिनेशन लिखी है, ये बेसिकली जो मैंने अभी एरो डायग्राम बना के आपको बताया था उसके बेसिस पे लिखे। 1 2 3 4 5 मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। आप अगर मोबाइल पे देख रहे होंगे तो मुझे उस बात का भी ध्यान रखना होता है। 1 2 3 4 5, अगले सेट में भी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो 1 है 1 से रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा है ना 1 1, इसका मतलब यही तो हुआ कि पहले सेट का 1 दूसरे सेट के 1 से रिलेटेड है, तो 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है तो उसको ऐसे लिखा जाता है 1 रिलेटेड टू 1। ये एक तरीका है लिखने का। और दूसरा तरीका लिखने का है 1 1 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों का मीनिंग एक ही बैठता है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी ये यूज़ कर लेते हैं, कभी ब्लू वाली यूज़ कर लेते हैं। ये हम चूज़ करते हैं कि हम कैसे लिखना चाहते हैं, सब हमारे हाथ में होता है। तो कंफ्यूज ना होना। अब जैसे जो 2 है वो 2 से रिलेशन बना रहा है, तो इसको लिखा जाएगा, दो तरीकों से लिख सकते हो। अगर ऑरेंज वाले केस के हिसाब से लिखोगे तो आप लिखोगे 2 रिलेटेड टू 2, और अगर ब्लू वाले केस के हिसाब से लिखोगे तो आप ऐसे बताओगे कि 2 2 बिलोंग्स टू आर। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कंफ्यूज ना होना। प्रेजेंट करने के वेज अलग हैं और ये थ्योरी बहुत यूजफुल है, बट कॉलेज के अंदर। कॉलेज लेक्चर्स में अपलोड करूंगा तो आपको पता चल भी जाएगा कि कहाँ पे है। पूरा का पूरा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट, ग्रुप थ्योरी, ये सब हायर क्लासेस में है, जो कि सेकंड ईयर में जाके आते हैं मेनली। कुछ कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, मतलब जनरली सेकंड ईयर में होते हैं। ये टॉपिक थोड़े ज़्यादा डीप हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है। सिमेट्रिक के बारे में हम जानते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी रिलेशन या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे एक रूप में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो 1 3 है, 1 3 इसके अंदर है, तो इसका उल्टा 3 1 भी अगर इसके अंदर हुआ तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। देखिए 3 1 ये रहा नीचे है ना इसके अंदर। लेकिन ऐसा सिर्फ एक दो के साथ तुक्केबाजी नहीं करनी, सभी के साथ होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स के साथ जो भी इस तरह के हो। तो और देखते हैं जरा, 1 5 है तो क्या 5 1 है? बिल्कुल है, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए। 2 4 है तो क्या 4 2 है? बिल्कुल है। अच्छा, उसका अगला कलर कोई और लेते हैं। अब जैसे ये हमारा 3 5 है तो 5 3 भी है, यानी कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टे वाला ऑर्डर्ड पेयर भी है। तो इसलिए ये रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। इसको लिख के अभी दिखाता हूँ। एक पॉइंट पहले और क्लियर कर दूं कि आप कहोगे कि मैंने वो वाले क्यों छोड़ दिए 1 1 2 2, तो वो छोड़े नहीं है, उन पे चेक करने का लॉजिक नहीं है। आप करो, देखो जरा। मैंने क्या कहा, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, राइट? यही बोला ना सिमेट्रिक के लिए। तो अगर 1 1 है, 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1। तो 1 1 है तो 1 1 तो है ही। वो तो फिर एक तरह से जबरदस्ती का खींचना हो गया इस चीज को कि यार क्या बोल रहे हैं। मतलब 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 है, एक लाइन बनती है, एक लिखने बोलने का एक मीनिंग बैठता है। लेकिन मैं कहूँ भाई 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 भी होना चाहिए, वो तो होगा ही ना ऑब्वियसली। इसलिए मैंने उन्हें चेक नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हो चेक। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेम वालों पे नहीं करते, सेम एलिमेंट्स पे भी आप चेक कर सकते हो। बट जनरली जो मेन ज़रूरत होती है डिफरेंट वालों पे होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है तो इट इम्प्लाइज दैट कि बी ए भी उसके अंदर होगा। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक। लाइक यहाँ पे अगर 1 3 था, ये ए ये बी, तो बी ए यानी कि ये बी और ये बी ए भी इसके अंदर है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक है। और अब मैं डेफिनेशन कंप्लीट करता हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जोन सा भी सेट वो हमें देंगे, यानी कि तुक्केबाजी नहीं कि 2 3 पे तो प्रॉपर्टी सेट बैठ रही है लेकिन बाकियों पे नहीं बैठ रही, तो आप कहोगे 2 3 पे तो सेट हो रही है ना, सिमेट्रिक मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, सारे एलिमेंट्स पे होना चाहिए। दैट्स वाई फॉर ऑल करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, जो ऑरेंज वाला कलर, ऑरेंज कलर से मैंने लिखा है, उसमें ये होगा इफ ए इज रिलेटेड टू बी इट इम्प्लाइज दैट कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर नहीं, सेट ए, जो सा भी वो सेट हमें देंगे। यानी कि हर वैल्यू के लिए अगर ए का बी से रिश्ता बन रहा है तो बी का भी ए से बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको भी एरो डायग्राम बना के देख सकते हो। तो अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं, वो क्यों इसका नीचे ही बना देता। एरो डायग्राम बनाने का मतलब यहाँ बनाते हैं, ये एरो डायग्राम
1 2 3 4 5। मैं साफ सुथरा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सिर्फ रफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एरो डायग्राम वैसे इतने अच्छे नहीं रहते इसको समझने के लिए। आपने अभी ऊपर रिलेशन में देखा कि सॉरी ज़्यादा ऊपर आ गए। आपने रिलेशन में देखा कि 1 3 है तो 3 1 भी है, यानी कि इसका 1 अगर इसके 3 से रिलेशन बना रहा है तो इसका 3 इसके 1 से बना रहा है, यानी कि ए बी अगर आपस में रिलेटेड हैं तो बी किसको माना, 3 को माना ना, तो बी और ए भी आपस में रिलेटेड हुए। एरो डायग्राम से थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, अवॉइड करो अगर आपको कंफ्यूजन एरो डायग्राम से हो रही है। और वैसे अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ज़्यादा थोड़ा ना दिमाग लगाना है। मतलब अगर एक ऑर्डर्ड पेयर जिस रूप में है उसका उल्टा वाला भी है उसके अंदर तो दैट मीन्स वो सिमेट्रिक है। बस इतनी सी डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। ये हमारा हुआ सिमेट्रिक, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करने वाली होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ये मैं थोड़ा गंदा गंदा यहाँ लिख रहा हूँ, उसको लेके मत परेशान होना। आपको यहाँ साइड में नोट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा लिख रखा है। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सब कुछ साफ सुथरा आपके लिए बुकलेट में पहले से टाइप किया हुआ है। इसलिए करके रख दिया ना क्योंकि मैं यहाँ पे फिर अपने तरीके से लिखता रहा हूँ, आपको समझाता रहा हूँ। बैक करते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव वाला थोड़ा ध्यान से। ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो जरा, 1 3 इसके अंदर है, 1 से 3 का रिलेशन बन रहा है। अब तो जो 1 से 3 का रिलेशन बन रहा है, 3 पे रुका ना वो रिलेशन, तो अगला रिलेशन 3 से शुरू होना चाहिए। तो 3 से शुरू होने वाला अगर मैं ये ले लूँ, बाकी भी लूंगा, अभी एग्जाम्पल मैं जो एक दे रहा हूँ वो दे दूँ पहले आपको। अब देखो जरा, 1 से 3, ये 3 पे खत्म हुआ, फिर 3 से 5, अगर 1 से 3 है, अगला 3 से 5 है, अगर ये दो सेट हैं तो इसका मतलब 1 5 भी होने चाहिए। यानी कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो अगर ए बी उसके अंदर आ रहा है, ये बी हमारा, मैंने बी माना 3 को, तो बी और इसको सी मान लेते हैं, और बी सी भी उसके अंदर आ रहा है, तो ए सी यानी कि 1 और 5 भी होना चाहिए। क्या 1 5 इसके अंदर है? ये रहा 1 5 है ना इसके अंदर। यहाँ पे हमें तीन चीजें देखनी पड़ती हैं, दो तो हमेशा गिवन होंगी, ए बी और बी सी अगर उसके अंदर है तो ए सी आपको चेक करना है, ये डेफिनेशन है। ए बी और बी सी अगर है तो ए सी चेक करना है, ये नहीं कि सिर्फ ए बी से टेस्ट शुरू हो जाएगा। ट्रांजिटिव टेस्ट शुरू करने के लिए दो अंदर होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, ए बी बी सी वाले। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे तो वो ये है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये कंडीशन होगी तो ए सी भी होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं कि वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। और फिर से वही सेम चीज, ये कोई तुक्केबाजी नहीं, सभी के लिए। मैंने तो एक एग्जांपल आपको लेके बताया ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों अगर हैं इंप्लाइज दैट कि ए सी भी है। इसको हम चेक करते हैं, अगर ये है तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये इसका मीनिंग है, इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी जो टेस्ट आपको करके दिखाया वो एक एग्जांपल अपनी तरफ से लिया, अब मैं आपको सब पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको तसल्ली हो कि सब पे है या नहीं। उससे पहले जरा इसको भी दूसरे वे में लिख के बता दूं कि कैसे लिखा जाएगा। और ये अपलोड करने से पहले ना ये वाली टाइप करना मैं भूल गया आपके नोट्स में, ये वाली डेफिनेशन वो टाइप करके ही इसे अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इट इम्प्लाइज दैट कि ए जो है वो सी से रिलेटेड होगा। ये डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, बार बार मैं आर लिख देता हूँ, सेट ए, क्योंकि जो हमें सेट वो देंगे उसके सारे एलिमेंट्स। तो देखो ये तो थ्योरी है जो ब्लू और ऑरेंज कलर में लिखी है, ये डेफिनेशन है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में सेम सेम वाले एलिमेंट्स होने चाहिए सभी। कौन से वाले सभी? जो भी वो सेट हमें देंगे। यहाँ पे सेट दिया था 1 2 3 4 5, तो इसके सभी होने चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तब हम उसको सिमेट्रिक कह देते हैं। किसके साथ? सभी के साथ। जो भी यहाँ पर हमारा ए बी बन रहा होगा तो उसका बी ए भी होना चाहिए, सभी के साथ। मैंने चेक किया था। ट्रांजिटिव में भी सेम, ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। देखो सिमेट्रिक में सिर्फ ए बी है तो हम बी ए पे चेक करते हैं कि बी ए आ रहा है तो उसको सिमेट्रिक कह दिया। ट्रांजिटिव तभी शुरू होता है जब दो पेयर्स हमारे पास होते हैं, ए बी और बी सी, तब हम चेक करते हैं कि ए सी है उसके अंदर, तब कहते हैं वो ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। अब जरा सब पे चेक करके आपको बताता हूँ ट्रांजिटिव। देखो मैंने कैसे शुरुआत करी, मैंने 1 3 लिया था, ये हमारा 1 3, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक।
तो ए बी हो गया, अब अगला मुझे बी सी चाहिए, यानी कि अगले वाला बी से शुरू होगा। तो बी से शुरू होने वाला 3 5 पे तो मैं टेस्ट करके बता चुका हूँ। 3 1 है हमारा, अगर मैं इसको बी मानूं तो अब जो 1 है अब ये हमारा सी बन गया, राइट। तो फिर इसका मतलब अगला कौन हुआ, ए सी। ए सी का मतलब 1 1 इसके अंदर आना चाहिए, राइट ना। 1 1 आ रहा है, ये देखो आ रहा है। आपको कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैंने पूरी डेफिनेशन के टाइम पे एक बार भी ये नहीं बोला कि ए बी सी को डिफरेंट होना चाहिए। ए बी सी सेम नंबर भी हो सकते हैं, मैंने ऐसा एक बार भी नहीं बोला, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रहे। अब देखो जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे लिया था मैंने ए बी 1 3 और यहाँ लिया था बी सी। यहाँ पे ए बी सी तीनों डिफरेंट है हमारे, तो फिर मैंने चेक किसे करा था, ए और सी का, यानी कि 1 5 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा था, आराम से हो गया। लेकिन अब जो एग्जाम्पल लिया उसमें बी तो वही रहेगा, ऑब्वियसली बी नहीं चेंज होगा, लेकिन ए और सी दोनों सेम नंबर हैं। और जब हमने चेक करा क्या ए सी इसके अंदर है, बिल्कुल है। अच्छा, फिर से यही टेस्ट आगे। अब अगर मैं 3 1 की जगह इसको ए बी मानता हूँ, अभी 1 3 पे ही टेस्ट कर रहा हूँ, तो अगला वाला बी से जो शुरू हो रहा है 3 3 है। तो देखो इस बार बी और सी दोनों सेम हो गए हमारे। तो अगर ए बी इसके अंदर आ रहा है, बी सी इसके अंदर आ रहा है, तो क्या ए सी आ रहा है। ए सी का मतलब क्या होगा, 1 और 3। देखो मतलब कि हुआ ये, जो टेस्ट हुआ, ये हमारा ए बी, ये हमारा बी सी, और जो हमारा ए सी है वो भी यही हो गया, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर हैं, तो ए सी भी यही बना, ठीक है ना। ये सारा खेल है यहाँ पे टेस्ट करने का, इसलिए मैंने कहा ट्रांजिटिव में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के कंपैरिजन में। और मत टेंशन लो, अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट होगा ना, मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए तो करवा रहा हूँ, उसके बाद भी ना आए समझ, बताना, एक और करवाएंगे, असाइनमेंट भी करवानी है। अच्छा देखो, आज ये लेक्चर तो लेक्चर 1 का आधा पार्ट है ये हमारा, लेक्चर 2 पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, अभी इक्विवेलेंस रिलेशन पे। उसमें वो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल हैं, इससे अप लेवल होगा। आज का लेक्चर तो बेसिकली ये टॉपिक अच्छे से सिखाने के लिए है, बेस बनाने के लिए। अगला लेक्चर आपका मेन है, जिसके अंदर मतलब हैवी वाले क्वेश्चन मैं लूँगा। इस लेक्चर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो थोड़ा अप लेवल है, बस मेरा कहने का ये मतलब है। ऐसा नहीं कि ये वाले क्वेश्चंस कभी नहीं है, ये भी आए हुए हैं। अच्छा, अब और टेस्ट करते हैं, 1 3 पे ही करते रहेंगे क्या सारा टेस्ट, चेंज करते हैं। अब अगर मैं ए और बी हमारा 1 5 को मान लूँ, ये हमारा ए बी, तो अगला बी सी यानी कि 5 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये ए बी है, अगला बी सी चाहिए, तो 5 से शुरू कौन हो रहा है, ये देखो 5 1 हो रहा है, तो ये बी और ये सी। अब ए सी कौन हो गया हमारा, 1 1। क्या 1 1 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सभी के लिए आ रहा है। क्या कहा था, तुक्केबाजी नहीं, सभी पे ट्रू होना चाहिए, तो सभी पे ट्रू है। अच्छा, अगर मैं बी सी इसे ना लेता, ए बी यही रहने दूँ, बी सी ये ले लूँ, ए बी हमारा 1 5, बी सी 5 से शुरू होकर 3 पे गया हमारा रिलेशन, तो ए सी यानी कि 1 और 3, क्या 1 3 है इसके अंदर, ये देखो बिल्कुल है हमारा, तो इस पे भी ट्रू बैठ रहा है। अच्छा जी, और आगे चेक करते हैं, ए बी यही रहने दूँ, बी सी अगर मैं ये ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पे फिर से बी और सी सेम हो गए, तो हमारा ए सी होगा 1 और 5। क्या 1 5 है, वो तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। एंड और कोई है, अच्छा एक और ये भी चेक करके बता देता हूँ, अगर आपको लगे कि सारे में, एक बार सारे चेक करके बताता हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में तो हम फिर शॉर्टकट्स लगाएंगे। ये देखो, अगर मैं ए बी इसे मान लूँ 3 1 को, तो अब बी सी यानी कि वो 1 से बनना चाहिए रिलेशन, क्योंकि बी हमारा 1 है। 1 से कौन बन रहा है, 1 से एक तो 1 1 बन रहा है, ये हमारा बी और सी, ठीक है। तो क्या ए सी है इसके अंदर, ए कौन है, 3 और 1, क्या 3 1 है इसके अंदर, हाँ ये रहा, यही 3 1 था हमारा, ये तो यहीं पे वेरीफाई हो गया। अच्छा, अगर ए बी यही रहने दूँ 3 1, लेकिन बी सी मैं इसको ले लूँ, ये हमारा बी और ये हमारा सी, इस बार ए सी कौन होगा, 3 और 3 हमारा ए सी होगा, 3 3 है इसके अंदर, ये रहा, ये हमारा ए सी, सारे बैठ रहे हैं ना सेट। और ये चीज़ ध्यान रहे कि ए बी सी सेम हो सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनको डिफरेंट ही होना पड़ेगा। मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ, जब मैं 12th में था ना, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया था, क्योंकि मुझे सही से नहीं बताया गया था उस टाइम कि ए बी सी जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बहुत दिमाग ख़राब हुआ था इसमें, क्योंकि बड़ी रिसर्च करी, बहुत कुछ करा, और कहीं पे भी ये डायरेक्ट लिखा हुआ पॉइंट मुझे मिला नहीं। बड़ा कर करके फिर समझ आया कि अच्छा ठीक है, ये मतलब है कि ये सेम हो सकते हैं। एक जगह मुझे मिला था, बहुत पुरानी बुक थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मेरा 1980 की 1967 की बुक्स भी पढ़ी हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल थी, तो आपके साथ शेयर करूँगा, पढ़ना कि पहले के टाइम पे कितना डिटेल में किताबें लिखी जाती थी, और कैसे वो पढ़ाई पे फोकस्ड होती थी। बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैंने उन्हीं से काफ़ी कुछ सीखा है। बैक टू टॉपिक, बहुत बातें करता हूँ मैं बैक करते हैं, ओके।
ये हमारा ए बी हो गया। अच्छा, अब ए बी किसको लेना है? आप सेम वालों को भी ले सकते हो। अगर आप इसको ए बी लेते हो 3 3, ठीक है, तो बी हमारा 3 है, तो वो अगले वाला बी सी जो होगा वो 3 से ही बनना चाहिए। कौन बन रहा है? ये ले लो, ये बी सी। तो अगर ए बी आ रहा है यानी कि 3 3 है, बी सी यानी कि 3 5 है, तो ए सी कौन होगा? 3 और 5। 3 5 तो ऑलरेडी है, बी सी और ए सी सेम ही हो गए, तो फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी ट्रांजिटिव है। अच्छा, अब एक रैंडम ले लेते हैं। कौन सा ले लूँ? 5 3 ले लूँ। अगर इसको ए बी मान लूँ, बी ए बी हमारा हो गया 5 3। अब 3 से शुरू होने वाला कोई भी ले लो आप, ये ले लो, ये बी और ये हमारा सी। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब ए सी चाहिए। ए सी कौन होगा? 5 और 1 आ रहा है इसके अंदर। देख लिया आपने कि कोई तुक्केबाजी नहीं है कि कुछ एलिमेंट्स पे ट्रू हो रहा है बाकियों पे फॉल्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको सब पे चेक करना है, अगर सब पे ट्रू होगा तभी उसको ट्रांजिटिव कहोगे। अब जो ये वाला रिलेशन जो मैंने एग्जांपल लिया, आपको प्रूफ भी करके दिखाया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सारे टेस्ट हमने कर लिए। प्रेजेंटेशन का तरीका तो हम क्वेश्चंस में ले लेंगे। ये सब कुछ है। तो जब तीनों चीजें होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है कोई रिलेशन, तो उसको कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मैं अभी दे सकता हूँ कि कितना स्पेशल है। उसके लिए ज़रा जो लिखी है ना डेफिनेशन, इनको हटाता हूँ क्योंकि रिलेशन मुझे चाहिए होगा। ओके, ये तो प्रूव हो गया ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन के अंदर से जो आपके ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये जिन जिन से भी रिश्ता बना रहे हैं उसके कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो उसको लिख के इस तरह से दिखाते हैं। मैं अभी आपको इसका नाम भी बताऊंगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, 1 से बनने वाले जो हमारे एलिमेंट्स है, जो रिलेशन बना रहे हैं 1 से, वो वाले मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। 2 से जो एलिमेंट्स रिश्ता बना रहे हैं उनको यहाँ लिखूंगा। 3 वाले यहाँ पे लिख देंगे, ज़्यादा बड़ा बना दिया ब्रैकेट। 3 वाले यहाँ, 4 वाले यहाँ और लास्ट 5 वाले। क्योंकि 5 एलिमेंट है ना उस सेट के अंदर, उन पांचों का रिलेशन में से देखेंगे किस किस से रिश्ता बन रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी और आपको ये आपके कोर्स का पार्ट है। आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि फ्यूचर में आप क्या पढ़ने वाले हो, ये कहाँ जाके जुड़ेगी ये चीज़, आपको आइडिया यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, लिखते हैं। सबसे पहले 1 से जो जो एलिमेंट रिलेटेड है उनका कलेक्शन मैं बना रहा हूँ। देखो 1 से कौन कौन रिलेटेड है? 1 से एक तो खुद 1 रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है, 5 है। तो इससे सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 और 5। ये 3 एलिमेंट 1 से रिलेटेड हैं। अच्छा, उसके बाद 2 से कौन कौन रिलेटेड है? 2 से देखो एक तो खुद 2 है, 4 है, बस 2 और 4 है, 2 एंड 4। एंड उसके बाद अगला 3 से कौन कौन रिलेटेड है? 1 3 एंड 5, 1 3 5 है इससे, ठीक है, 1 3 5। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं, ज़रा रेड कलर ले लेता हूँ इसके लिए। 4 से कौन कौन है? 2 4, बस 2 और 4 हैं, 2 और 4। अच्छा, उसके बाद लास्ट आपका 5 से कौन कौन रिलेटेड है? 1 3 और 5। कुछ दिखा आपको यहाँ पे? पहली चीज़ तो आपने ये नोटिस करी होगी यहाँ पर कि कोई भी इनमें से सेट जो भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये ग्रीन ब्लू ऑरेंज रेड और पर्पल कलर में लिखे हैं, इनमें से कोई भी सेट ऐसे नहीं है जिनके बीच में कुछ कॉमन आ रहा हो। ठीक है, ये सेट इक्वल जरूर हैं। इक्वल कौन कौन से हैं? अगर आपको दिख ही गया होगा वो, तो ये तीनों सेम है, ठीक। और ऐसे ही ये दोनों सेट सेम है, इक्वल आए। लेकिन ये जो हमारे कलेक्शन बने यहाँ पे, एक तरह से जो मैंने सेट बनाए हैं, ये डिसजॉइंट सेट हैं। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इक्वल हैं और इनको कहा जाता है पार्टीशन ऑफ सेट्स। और ये बहुत स्पेशल टॉपिक है। क्यों इतना स्पेशल है? क्योंकि जब मैंने इन सारे एलिमेंट्स के ये जो बनाए हैं रिलेशन वाला पार्ट, अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ, इन सभी का अगर मैं यूनियन करता हूँ, तो आप यूनियन करो, क्या मिलेगा आपको? 1 3 5 2 और 4, 1 3 5 2 और 4। अब 2 4 वो 1 3 5 बार बार आ रहा है, आप जानते हो यूनियन में रिपीट नहीं होता। तो जब इन पांचों का यूनियन करोगे, आपको सेट ए वापस मिल गया। ये बहुत बड़ी पहचान है कि अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो उसके जो भी ये एलिमेंट्स का रिलेशन हम बनाते हैं, अब इसको कहते क्या है, मैं लाइन नाम बता देता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है इसको, इक्विवेलेंस क्लासेस। ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं उनका यूनियन हमेशा आपको वो सेट रिटर्न करेगा जो जिस पे वो रिलेशन बन रहा होता है, हमेशा ऐसा होगा। अब यहाँ पे इतना अच्छा ये एग्जांपल नहीं था, इस पे जो डिटेल्ड एग्जांपल है वो नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने कहा ना वो थोड़ा अप लेवल है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो सिर्फ एक अभी आपका इसमें थोड़ा सा टॉपिक में इंटरेस्ट जगाने के लिए एक ईजी सा लिया और समझाने के लिए कि है क्या।
टॉपिक हो गया पूरा, आपका रिलेशन वाला टॉपिक खत्म। यही बातें थी। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना, उसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। दूसरी चीज़ इक्विवेलेंस क्लासेस, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, 6 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन। बस वो थोड़ा अप लेवल का होता है, थोड़ा हैवी कैलकुलेशन वाला होता है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। बट वो तभी समझ आएगा जब इस लेक्चर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस या फिर पार्टीशन ऑफ सेट्स भी कहा जाता है इनको, ये हमारे पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ सेट्स। एंड ये बहुत 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 स्पेशल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है। चीज़ें आपने पता ये कभी सुनी इसलिए नहीं होंगी कि इतना स्पेशल क्यों है। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 99.9999 लगा लो जितने लगाने हैं, इतने परसेंट जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्यूचर में इतनी डीप वाली मैथ्स को कभी नहीं लेते। वो सिर्फ वो लेते हैं जिससे उनको आगे जॉब मिलने में आसानी हो, एक करियर बिल्ड करने में आसानी हो, वो वाली ज़्यादा ले, उस पर फोकस करते हैं उनके अकॉर्डिंग। उनको लगता है कि ये चीज़ें तो इग्नोर मारो, एग्जाम में इतने नंबर का टॉपिक तो छोड़ ही सकते हैं, थ्योरी वाला, पास हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, और क्या चाहिए। उनके अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये छुप के रह गई। जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, पिछली जनरेशन ने जब वो चीज़ पढ़ी ही नहीं, तो आगे आने वाली जनरेशन को कौन बताने वाला है कि भाई क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर। जब वो पढ़ेंगे तभी तो अगली जनरेशन को समझाएंगे ना कि ये चीज़ें हैं और मेरी लाइफ में वो कहाँ पे इस्तेमाल हुई। जब पिछली जनरेशन ये चीज़ करेगी खुद, तभी तो अगली को समझाएगी कि हाँ देखो मेरी लाइफ में यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल हुई। ये सारी गड़बड़ है, इसलिए आपको सुनने को नहीं मिलता कि आगे रियल लाइफ में इसके यूजेस क्या हैं। आप अपने आसपास अपने जो भी आपके बड़े भाई बहन कज़न जो भी हों, उनसे पूछो कि कॉलेज में जो पढ़ा आपने लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हो। एक ही रोना रोएंगे, कहीं नहीं यूज़ कर रहे, कुछ काम नहीं आती। और अब आप देख लेना, उसके बाद मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या सच में पढ़ाई काम में नहीं आती। मुझे ताना मारते हैं कि अगर आपके इतने काम आए तो आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहे हो। ये मेरा पैशन है। मैंने पहले भी कहा था, आर्टिस्ट हूँ। मुझे मज़ा आता है ऐसे करने में, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और वीडियोस बना के इस तरह से मज़ा आता है। कभी खुल के डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ऑनलाइन आया, लेकिन ये रीज़न है, ये बात करनी ज़रूरी है, खासकर ऐसे थ्योरी वाले टॉपिक में, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट लो, पढ़ो इसको अच्छे से। टॉपिक पूरा हो गया हमारा, इक्विवेलेंस क्लासेस बता दी। ये बहुत ईजी था, लेकिन आगे वाले इससे हार्ड नहीं है। अगर आप इसको 10 में से 2 नंबर दोगे कि कितना हार्ड था, कि 2 नंबर लाइक का हार्ड था ये, तो आगे वाले 3 या 4 तक ही जाते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है। वो बहुत हार्ड वाले नहीं है टॉपिक। तो ये एंड करते हैं यहाँ पे। अब हम उठाते हैं क्वेश्चंस और उनको डिस्कस करते हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है ये हमारी, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन के थे। शुरुआत करते हैं इसको। 6 क्वेश्चन में उन्होंने कहा लेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, ये एक सेट दिया। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए, एक रिलेशन ए पे डिफाइन है, यानी कि 0 1 2 3 पे डिफाइन है, और उन्होंने उसकी रोस्टर फॉर्म हमें दे दी। हमसे कह रहे हैं कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, हमें ये चेक करके बताना है। और ई का मतलब आपको याद होगा, ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, उसमें से मैंने लिया था। देखो ना, एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे रखना ज़्यादा सही लगा एनसीईआरटी से पहले। ये इसी वजह से मैंने ये बुकलेट अलग बनाया। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उससे अगला है, क्योंकि मुझे लगा कि ये पहले समझाना बेटर रहेगा, ये रीज़न था। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो सेट ए उन्होंने हमें दिया है 0 1 2 3, और इस पे जो रिलेशन बन रहा है उसको यहीं से देख लेते हैं। क्यों मैं इधर कॉपी करूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहला जो हमें चेक करना है वो करना है रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब जो भी सेट उन्होंने हमें दिया है उसका जो भी एलिमेंट्स है, यानी कि 0 1 2 3, ये अपने आप से रिलेशन बना रहे हो। मतलब ये हुआ कि 0 0 आना चाहिए रिलेशन में, 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 0 1 2, और अगला एलिमेंट कौन है 3 3 3 आना चाहिए। आ रहे हैं ना, इसलिए ये रिलेशन क्या हुआ रिफ्लेक्सिव। लिख के हम कैसे दिखाते हैं कि आप दो तरह से लिख सकते हो कि है जो हमारा ए है इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इतना लिख दोगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। या फिर ये लाइन ओवर ही थ्योरी लगती है अगर आपको, तो आप प्रॉपर लिख के बता दो कि देखो जी 0 0 है, 1 1 है, 2 2 और 3 3, ये चारों जो एलिमेंट्स थे ये हमारे रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इस तरह से भी आप लिख के आ सकते हो। ओके, ये होगी बात रिफ्लेक्सिव की। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता था, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखें, अगर 0 1 है तो क्या 1 0 भी है इसके अंदर, यस ये रहा, बिल्कुल है। 0 3 है तो क्या 3 0 है, बिल्कुल है।
अच्छा बाकी 0 0 है तो उसका उल्टा तो 0 0 ही होगा, तो इस पे तो टेस्ट का कोई लॉजिक नहीं बैठता ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के टाइम पे बताया था। तो जो टेस्ट हमारा बैठ रहा है दो पे बैठ रहा है, 0 1 है तो 1 0 है, 0 3 है तो 3 0 भी है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट आप इसके अंदर देख रहे हो जिसमें अगर ए बी है तो बी ए नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक हुआ। अब लिख के इसको दिखाने के लिए या तो आप दोनों एग्जाम्पल लिख दो, कि मैं कलर दूसरा यूज करता हूं कि 0 1 एज 0 1 बिलोंग्स टू आर implies दैट कि 1 0 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। ऑल्सो तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब लिखने का मतलब वही हो जाता है। एंड अगर अगला था 0 3 अगर है उसके अंदर, तो इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि 3 0 भी उसके अंदर आ रहा है, इसलिए इट इज देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। आप एग्जांपल्स दे सकते हो, सारे लिख के आ सकते हो इस तरह से, नहीं तो जो वो डेफिनेशन है ना, अब वो डेफिनेशन लिख दो कि एज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो मतलब प्रॉपर डेफिनेशन थी, जो आपके नोट्स में भी लिखी और मैंने पीछे लिखी भी थी, तो वो लिख दो। ये आपके ऊपर, आप कैसे प्रेजेंट करो, ये ज़्यादा बेटर रहता है जब हम एग्जाम्पल दे के आते हैं ना, अच्छा रहता है। और कई बार टीचर्स कह देते कि आप एक ही एग्जाम्पल दे दो, सारे मत दो, आप एग्जाम में भी ये चीज़ कर सकते हो, एक ही एग्जाम्पल भी दे के आ सकते हो। मतलब ये आप डिसाइड करो कि आप अपना आंसर कैसे दोगे। देखो एक सिंपल सी चीज़ सोच लो ना आंसर लिखते वक्त, कि मान लो ये आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, जो आप ये आंसर लिख रहे हो ये आपने अपने क्लाइंट को देना है, और वो अनपढ़ है, उसको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं आता, तो वो इसको पढ़ के समझेगा कि आपने उसको क्या दिया है। तो ये समझ के जब आप आंसर लिखोगे, अपने आप आपको पता होगा कि मुझे कितनी डिटेलिंग ऐड करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, कितनी बातें ऑब्वियस हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। बस ये सोच के आंसर लिखो कि जो सामने वाला है वो मेरा आंसर पढ़ के समझेगा कि मैंने क्या लिखा है, उसको ये टॉपिक नहीं आता, उसको मैथ्स नहीं आती, वो ऐसे पढ़ के समझेगा। जब इस वे में आप लिखना शुरू करोगे, अपने आप आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी कि कितना आंसर लिखना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजिटिव, ये सबसे स्पेशल और ध्यान से करने वाला होता है, क्योंकि अब देखो चेक करते हैं, हम शुरुआत करते हैं डिफरेंट वाले लेते हैं हम जनरली, ए बी, ये 0 0 से शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं होता ना। अब मैंने अगर ए बी लिया, ये हमारा 0 1, अगर ये ए और बी है तो बी सी में वो 1 से शुरू होना चाहिए। 1 से कौन शुरू हो रहा है? 1 0 शुरू हो रहा है, तो ये हमारा बी सी हो गया। तो ए सी कौन होगा? 0 0 आ रहा है, 0 0, यस बिल्कुल आ रहा है, लेकिन आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन सा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर एक आ रहा है तो सभी बना ही रहे होंगे ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती थी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, जो भी वो सेट हमें देंगे, ए सेट दिया उन्होंने सभी के लिए। अब देखो इस पे टेस्ट हो गया ट्रू है, तो आंसर कैसे लिखेंगे वो तो हम लास्ट में देख लेंगे। अगला लेते हैं, अगर मैं ए बी ले लूँ 0 3, तो ये हमारा ए बी, तो बी सी जो है 3 से शुरू होना चाहिए, 3 0 लूंगा अगर मैं बी सी, तो ए सी बनेगा 0 0 0 0 है, बिल्कुल है। अच्छा अगर मैं बी सी 3 0 लेने की जगह ये वाला ले लूँ 3 3 वाला पार्ट, तो जो ए सी बनेगा वो 0 और 3 बनेगा, वो भी है हमारे पास। 0 3 तो खुद यही था, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा छोटा है, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो। एक बार ज़रा यहाँ कॉपी कर देता हूँ और अगली बार से भी ऐसे ही करूँगा, करते करते समझ आती है कई चीज़ें। रिलेशन, ओके, तो सेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर ए बी मैं 3 3 को लेता हूँ, या इसको लेने की जगह ये ले रहा था ना, ए बी अगर मैं 0 3 को लेता हूँ, तो बी सी हमारा 3 3 अगर मैंने लिया, ए सी कौन होगा? वो होगा 0 3, 0 3 तो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो ए बी बी सी अगर है तो ए सी भी है। इस पर भी टेस्ट हमारा आराम से वेरीफाई हो रहा है। अच्छा इस पे हो गया। अगला हम देख लेते हैं, ये सिमेट्रिक लिखा था। अगले में अगर ए बी मैंने इसको माना 1 0 को, तो बी सी हमारा 0 से शुरू होने वाला होगा। अगर आप इसको लेते हो तो ए सी कौन बनेगा? यहाँ पे ए सी बनेगा 1 और 0, 1 0 है इसके अंदर, वो खुद ही ए बी ही था। अच्छा अगर बी सी इसे लेने की जगह इसे ले लिया, ए बी 1 0, बी सी 0 1, तो ए सी कौन होगा यहाँ पे हमारा? 1 1, 1 1 है इसके अंदर, ये रहा 1 1 भी आ रहा है, ठीक है। अब देख के ये लगता है कि कुछ स्टार्टिंग के टेस्ट करके फील आता है कि बन तो रहा है सब में, तो ये ट्रांजिटिव होगा ही। अब यहाँ पे देखो जरा ट्विस्ट, अगर मैं ए बी ले लूँ हमारा ये 3 0, ठीक, बी सी ले लूँ 0 1, क्योंकि ए बी 3 0 तो 0 से अगला बनेगा 0 1, तो ए सी कौन होगा हमारा? 3 1, 3 1 है इसके अंदर, नहीं है ना। ये चीज थी, सब पे बन रहा था, सब पे बन रहा था, लेकिन ये एक केस आ गया जिस पे नहीं बन रहा था। तो बहुत ध्यान से आपको करना है, और
तरीके से टेस्ट करना है, इसी के नंबर आपको मिलते हैं एग्जाम में। और जो यूज़ आपका प्रैक्टिकल लाइफ में होना है, यही चीज़ों पे होना है कि आपका कितना फोकस है और कितने सही तरह से आप उसको पकड़ पाते हो। ये चीज़ें तो सीख रहे हो पढ़ाई में, कंसंट्रेशन ही तो इम्प्रूव करना सीखते हैं हम। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि इस पे भी पूरी एक डिस्कशन है जो आपके साथ करनी है कि क्या मकसद है पढ़ाई का, ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं लाइफ में। वो फिर कभी, आज टॉपिक पे ही पूरा फोकस करते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा बातें करता हूँ वरना। ओके, तो यहाँ पे है एस 30 बिलोंग्स टू आर, जिसको मैंने ए बी माना, एंड 01 जो हमारा बी सी है, ये दोनों आ रहे हैं, इम्प्लाइज दैट कि जो 31 है वो नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल काफ़ी है कि ये नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि जो आ रहे थे उनसे इतना फर्क नहीं पड़ा, एक जो केस नहीं आया उसने पूरा का पूरा मीनिंग बदल दिया। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, तीनों प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो कर रहा, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। अगर ये इक्विवेलेंस नहीं है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस नहीं बनेंगी, मतलब ऐसी क्लासेस नहीं बनेंगी जिनका यूनियन करने पे आपको वो सेट वापस मिल जाए। और वो जो क्लासेस थी कौन सी थी? डिसजॉइंट थी। और अगर मैं उसको और प्रिसाइज करूं तो उसको म्यूचुअली डिसजॉइंट कहा जाता है या पेयर वाइज डिसजॉइंट कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा था ना, 135 और 135 के पेयर बन रहे थे, 24 के पेयर बन रहे थे, तो वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होता है कि कुछ तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन जो इक्वल नहीं होंगे उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, वो डिसजॉइंट ही होंगे। डिटेल स्टडीज की आपको बताया ना, वो फिर हायर क्लासेस हो गए। मैं थोड़ा आपको सिर्फ आइडिया दिया था इक्विवेलेंस क्लास का, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था म्यूचुअली डिसजॉइंट। आपके कोर्स में सिर्फ इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने तक का है, उससे ज़्यादा डिटेल नहीं है। वो भी मैंने सबकी निकलवा दी, वो आपको एक ही देंगे, कोई भी एक पूछ लेंगे कि इसका निकाल दो, हमें उतना ही करना होता है। वो था 6 क्वेश्चन। अब 7th लेते हैं। 7th आपकी एनसीईआरटी का है एंड 1.1 एक्सरसाइज का ही है। मे बी वो एमसीक्यू वाले हैं ना, लास्ट 2, ये उनमें से एक है, एक तो मैं पहले ले चुका हूँ। क्या लिखा है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3। ओके, सेट उन्होंने नाम नहीं दिया, मैं ही दे देता हूँ 1 2 3 ए, 1 2 3 4 को ए मान लेता हूँ। जो रिलेशन दिया उसको कॉपी कर रहा हूँ सो दैट दिखे आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। क्या कहा उन्होंने कि चूज करना है करेक्ट आंसर। आर जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं। मतलब इन शॉर्ट तीनों टेस्ट कर लो और जोन सा भी रिजल्ट आए इसमें से फिर चूज कर लो। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के टेस्ट के लिए 1 2 3 4 सभी को अपने आप से लिंक होना चाहिए। तो क्या 1 1 है इसके अंदर? बिल्कुल है। 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, ये सब तो आ रहे हैं। तो 1 1 वैसे एमसीक्यू है ना, तो लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, सीधा सीधा कर देंगे। तो रिफ्लेक्सिव है, ये अपने लिए याद रख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये मुझे पता चल गया। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ए बी यहाँ पर कौन है हमारा? 1 2 है, तो क्या 2 1 है इसके अंदर? नहीं है ना, आगे और चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक ही केस नहीं आया, आगे वाले आ भी रहे होंगे तब भी सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, लास्ट ट्रांजिटिव का टेस्ट। ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी होने चाहिए। तो अगर ए बी में मान लो इसी को 1 2 को, ये हमारा ए बी, तो बी सी ए हो जाएगा। तो ए सी कौन बनेगा? 1 2 बनेगा। इस पे तो ट्रू बैठ रहा है। अच्छा, कोई और लेते हैं एग्जाम्पल जिस पे डाउट हो। मुझे इस पे डाउट लग रहा है, देखो ज़रा, ये ए बी 1 3 है, बी सी अगर मैं इसको ले लूँ डिफरेंट डिफरेंट वालों पे, क्योंकि जनरली वही नहीं बनते ट्रांजिटिव। जो सेम एलिमेंट्स वाले होते हैं ना, वो मोस्टली ट्रू ही होते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसा कभी ना हो, बल्कि होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, डिफरेंट पे ही होगा हमेशा। तो ए बी और बी सी बन रहे हैं हमारे, ए सी आ रहा है, ए सी यानी कि 1 2 1 2 है इसके अंदर, बिल्कुल है, ठीक है, लग रहा है ट्रांजिटिव है। और कोई केस आप देख सकते हो, अगर 1 1 ले लूँ मैं ए बी, तो आपका जो बी सी होगा, आप बी सी ले सकते हो यहाँ पे इसको, तो 1 2 फिर से लिंक हो गया। सारे लिंक बना रहे हैं ना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव तो है, सबके सब बन रहे हैं यहाँ पे लिंक। सिमेट्रिक नहीं है सिर्फ ये, तो कौन सा पार्ट हुआ? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि पार्ट बी हमारा इसका आंसर हो गया, पार्ट बी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, सीधा सीधा हो गया, आपके एनसीईआरटी का ही है ये। ओके, आगे चलते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी के हैं, क्वेश्चन 8 जो मेरे असाइनमेंट का 8 है। एनसीईआरटी आप खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन से वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अब देखो ना, फ़र्क क्या पड़ता है आगे पीछे करवाने से, सारे तो हो रहे हैं ना कवर, बस समझाने का जो मुझे सही लगता है मैं वो वे ले रहा हूँ। अब ये लेवल अप हुआ, जो अभी तक हम कर रहे थे थोड़े ईजी ज़्यादा थे, ये लेवल अप है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस। ओके, सेट उन्होंने दिया एंड कोई नाम नहीं दिया, तो मैं ए ही दे देता हूँ।
1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा सेट है। और जो रिलेशन उन्होंने दी है सेट बिल्डर फॉर्म में दी है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड और ट्रांजिटिव, ये हमें चेक करना है कि ये क्या है। अगर रिलेशन यहाँ कॉपी करूं तो ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो जहां पर रोस्टर फॉर्म लिख सको रिलेशन की, बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उससे चेक करना आसान होता है। तो रोस्टर फॉर्म इसके लिखने के लिए एरो डायग्राम अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 ही तो वैल्यूज हैं, जल्दी जल्दी हमारा जज हो जाएगा। तो मैं फटाफट एरो डायग्राम के लिए यहाँ पे इलिप्स बना देता हूँ। ओके, ये आपके सामने इलिप्स हैं। ये हमारा सेट ए और ये भी सेट ए, और एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे एलिमेंट्स हुए। इसको ए माना और इसको बी माना, ठीक है। रिलेशन क्या उन्होंने हमें दिया कि जो बी है वो ए प्लस वन के बराबर है, ए से एक ज्यादा। अगर ए मेरा 1 है तो बी कौन होगा, 2 हो जाएगा, राइट ना। आप यहाँ रख के कर सकते हो, ए की जगह अगर 1 रखोगे तो बी कितना मिलेगा 2, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एरो डायग्राम से जज कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। 11th में हम बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, 2 का फिर किससे बनेगा 3 से, क्योंकि जब मैं ए की जगह 2 रखूंगा तो बी 3 होगा। 3 का 4 से बनेगा, ऐसे ही ए की जगह 4 रखोगे बी 5 आएगा, 5 रखने पे 6 आएगा, 6 रखने पे 7 आएगा बी, लेकिन बी की वैल्यू 7 हो नहीं सकती। तो बस यही हमारे रिलेशंस हैं, सॉरी यही हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, रिलेशन तो एक ही है। यही हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इनको ज़रा लिखा जाए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये हमारा बना। और देख के आपको आइडिया लग गया है रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 कोई भी इसके अंदर नहीं आ रहा, तो लिखना भी आसान होगा। कोई एक एग्जांपल दे दो कोई भी, लाइक जो 3 3 है does not belongs to R, as 3 3 does not belongs to R, तो it is not reflexive, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहीं पे एंड हुआ। ओके, अगला हमारा सिमेट्रिक का टेस्ट, उसके लिए क्या था, ए बी है तो बी सी बी ए भी होना चाहिए। 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है, तो ये वो भी नहीं है। तो लो, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एज 1 2 बिलोंग्स टू आर implies दैट कि 2 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, मुझे जो पहला दिखा मैंने वही दे दिया एग्जांपल, कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, लास्ट ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी होना चाहिए, फिर हम ए सी देखते हैं। अगर मैं ए बी इसे मानूं तो बी सी वो होगा जो 2 से शुरू हो रहा है, यानी कि 2 3। तो क्या 1 3 है इसके अंदर, नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। आगे एग्जांपल चेक करने की जरूरत नहीं, पहला ही फॉल्स आ गया। तो लिखेंगे एज 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट कि 1 3 इसके अंदर नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर एक भी वैसे फॉल्स होता तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाता, यहाँ तो तीनों ही फॉल्स हैं, तो इक्विवेलेंस तो दूर दूर तक नहीं बन सकता ये हमारा। ये बस ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्या कहा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, फिर से सेट उन्होंने 1 2 3 दिया, वह ए नाम दे देता हूँ इसे, गिवन बाय, रिलेशन भी काफ़ी प्यारा सा दे रखा है 1 2 2 1, दैट्स इट। ओके, चलो, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, तो हो जाएगा इजीली। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, आपको दिख गया होगा कि कोई भी एक एलिमेंट दे दो कि 1 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब सिमेट्रिक का टेस्ट तो और आसान, अगर ए बी हमारा 1 2 है तो बी ए इसके अंदर ऑलरेडी है, तो एज 1 2 बिलोंग्स टू आर implies that 2 1 also belongs to R, तो therefore it is symmetric। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर आपने 1 2 तो ले लिया, इसमें 2 3 तो नहीं है। अब देखो 2 3 है ही नहीं, तो 2 3 जब है ही नहीं तो उस पर टेस्ट क्यों करेंगे हम सिर्फ उन्हीं पे टेस्ट करते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे रिलेशन में होते हैं।
सिर्फ उन्हीं पे देखा जाता है। तो एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे एक पूछा था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि कंफ्यूज ना होना, 2 3 इसके अंदर नहीं है तो उस पर भले ही वो सिमेट्रिक बने ना बने कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है जो हमें दिए होते हैं इसके अंदर। अच्छा, लास्ट ट्रांजिटिव वाला वो तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए 3 चाहिए होते हैं, 2 ही हैं, तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव तो ये है ही नहीं। फिर भी अगर ये ए बी हुआ हमारा और ये बी सी हुआ तो ए सी कौन बनेगा, 1 1 बनेगा, 1 1 इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था सेम वाले में बहुत रेयर ही होता है कि वो ना आए, जनरली होते ही हैं, लेकिन ये आ गया एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल ही वैसा निकला। तो क्या है, एज जो हमारा 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट इट इम्प्लाइज दैट कि 1 1 इसके अंदर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यही हमें शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव और सॉरी ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, यही हमें यहाँ पे शो करके दिखाना था। ओके, प्लान तो ये था कि आगे 3 क्वेश्चंस और हैं इसके अंदर, 10 11 12, लेकिन वही चीज़ हुई ना जिसकी वजह से मैं आपको ये बुकलेट अभी नहीं दे रहा, कि समझाते वक्त मैं कितना एक्सप्लेन कर जाता हूँ उसके ऊपर लेक्चर की लेंथ भी डिसाइड होती है। तो जो 10 11 12 हैं ये लेक्चर 2 से मैं शुरू करता हूँ, पहले ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद लेक्चर 2 एज इट इज़ जैसा बना रखा है मैंने उसको लाइन वाइज ले लेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। पहले इसका पार्ट 1 44 मिनट्स के अराउंड है एंड आई थिंक ये भी तकरीबन 40 के करीब पहुंच चुका है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब एडिटिंग करूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो इसको यहीं रोकते हैं, आपको तब तक कोई डाउट हो एक अच्छा रहेगा, इसका भी एक बेनिफिट ही है कि आप अगला लेक्चर मेरे रिकॉर्ड करने से पहले ये देख के जो डाउट्स हों आप मुझे बता देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूं। अगर आप बाद में फिर कभी देख रहे हैं मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग के कुछ महीनों बाद या साल बाद देख रहे हैं, तो आप मुझे बता दें कमेंट्स में, मैं दूसरे तरीके से आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जो भी तरीका उस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप कब देख रहे हैं। फिलहाल ये टॉपिक था आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं, ये तीनों अगर हों तब उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन से मिलती हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, जो कि आपका प्रैक्टिकल यूज़ है, जिसका आपका आगे चल के हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो यही था टॉपिक, तब तक के लिए अलविदा, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।